हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त तरुण गोरिया। आज का हमारा टॉपिक ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, क्या क्या इसके कार्य हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या इसके पार्ट हैं, ईसोफेगस के पार्ट के बारे में, क्या साइज है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ईसोफेगस क्या है। क्या है ईसोफेगस? एक ट्यूब है। ट्यूब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ईसोफेगस। समझ आए? यहाँ फेरिंक्स से लेकर और स्टमक के कार्डियक पार्ट है। सबसे फर्स्ट पार्ट है स्टमक का, द कार्डियक पार्ट तक फेरिंक्स से जो बीच की ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपका ईसोफेगस। यहां से समझिए, तो फेरिंक्स से कंटिन्यू करता है और कहां तक जाता है? स्टमक तक एज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है ईसोफेगस। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है खाने का, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहां से? आपकी ओरल कैविटी से स्टमक तक। समझ गए? स्टमक तक ओरल कैविटी से ले जाने का कार्य है आपका ईसोफेगस का, एज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये तो है नहीं कि खाना अपने आप ही चला जाएगा, खाना फंस भी सकता है, एज ए ट्यूब है। समझ रहे आप? तो क्या है, मूवमेंट होती है इसमें पेरिस्टाल्टिक। जिस तरह से इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाई देती है, उसी तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाई देती है आपकी ईसोफेगस में, जिसके कारण ही खाना आगे बढ़ता रहता है। तो आप समझिए कि जहां फेरिंक्स एंड और वहां से शुरू होकर जहां पर स्टमक शुरू होता है, ये पार्ट जो है कार्डियक, यहाँ दोनों पार्ट में लगे होते हैं स्फिंक्टर। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है फूड को फेरिंक्स से स्टमक तक। ठीक है, लाइन बाय मोस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोजा। क्या म्यूकोजा से बनी होती है लेयर, यानी कि अंदर की जो लेयर है, आप समझ के चलिए, जो अंदर की लाइन है वो किससे कवर्ड है? म्यूकोजा से। ठीक है, तो म्यूकोजा से कवर्ड होती है और कहां पर प्रेजेंट होता है? आप ये समझ लें कि ये प्रेजेंट कहां पे है। अब प्रेजेंट देखिए कहां है, लाइज पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया। ये देखिए यहां से आपकी ओरल कैविटी है। ठीक है, तो ओरल कैविटी से लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, आपका फेरिंग्स से कंटिन्यू हो गया आपका ईसोफेगस, और ईसोफेगस के इन द फ्रंट इट इज ट्रैकिया। ठीक है, तो क्या बिल्कुल फ्रंट पे आपके ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया आपका विंड पाइप। समझ लो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया आपका विंड पाइप। तो विंड पाइप बिल्कुल सामने हो गया, तो पोस्टीरियर क्या है? पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट है आपका ईसोफेगस। एंड हार्ट। अब बताइए हार्ट कहां पे है? हार्ट कहां पे है? हार्ट भी आपका इंटीरियर में है। समझ रहे आप यहां समझ के चलिए कि हार्ट आगे कैसे है। आप समझिए कि ट्रैकिया के बाद कंटिन्यू करते हैं आपके लंग्स। समझ रहे आप? ट्रैकिया के बाद क्या कंटिन्यू करते हैं? आपके लंग्स। ट्रैकिया जुड़ा हुआ तो लंग्स में, लंग्स भी आपके इंटीरियर हो गए। समझिए ना, लंग्स भी आपके एंटीरियर हो गए, यानी कि लंग्स के भी पीछे जा रहा है। और हार्ट, अब हार्ट समझ के चलिए कि आपका ट्रैकिया जहां आता है और जहां आपका लेफ्ट लंग है। आपने लेफ्ट लंग देखा होगा कि आपके राइट लंग से थोड़ा छोटा होगा, जो कि उसमें जगह बनी हुई है आपके हार्ट के लिए। तो क्या समझिए कि हार्ट भी आपका एंटीरियरली है एज ए ईसोफेगस। तो आप समझिए कि पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया एंड द हार्ट
हार्ट के एंड ट्रैकिंग के पोस्टीरियर एंड passes थ्रू द मेडिस्टिनम एंड द हाइटस ओपनिंग इन द डायफ्राम। आपके डायफ्राम क्या है, यहां समझिए कि ये डायफ्राम है। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम है आपके जो लंग्स हैं आपके डायफ्राम पर रेस्ट करते हैं। तो डायफ्राम क्या है, रेस्टिंग एरिया है लंग्स की। तो लंग्स जहां पर रेस्ट करते हैं ये है डायफ्राम, एंड डायफ्राम से ऊपर का जो मेडिस्टिनम पार्ट है एंड द हाइटस ओपनिंग है। हाइटस ओपनिंग कहां पे है, ये जो डायफ्राम है यही है हाइटस ओपनिंग। आप समझिए कि ये पार्ट है आपका डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम पर लंग्स रेस्ट करते हैं और यहीं पर आपका हाइटस होता है, हाइटस ओपनिंग। हाइटस मींस यहां पर जो डायफ्रैग्मेटिक होता है, डायफ्रैगमेंट वहीं से पास होता है आपका ईसोफेगस। समझ गए। तो ईसोफेगस का ये जो पार्ट है जहां पर डायफ्राम होता है आपके, वहीं पर डायफ्रैग्मेटिक हाइटस ओपनिंग होती है। आपने हाइटस हर्निया एंड डायफ्रैग्मेटिक हर्निया सुना होगा, वो यहीं से जो स्टमक का आपका पार्ट है कार्डियक, वो डायफ्राम या फिर हाइटस की ओपनिंग से ऊपर चला जाता है किसी भी कमजोरी के कारण, जो कि हाइटस ओपनिंग या डायफ्रैग्मेटिक ओपनिंग में आपके आ सकती है। कोई भी वीकनेस, उसके थ्रू ही डायफ्रैग्मेटिक या हाइटस हर्निया होता है। तो आप समझिए कि हाइटस ओपनिंग जो है ये डायफ्रैग्मेटिक ओपनिंग ही है। तो यहां से आपका यहां से आपका ईसोफेगस डाउनवर्ड होकर स्टमक से जुड़ता है। समझ गए। तो आपको समझ आई हो कि कहां पर प्रेजेंट होता है ईसोफेगस। अब आप समझिए कि ईसोफेगस की लंबाई कितनी है। अब ये आप समझिए कि फेरिंक्स से स्टमक तक कैरी कर रहा है, तो कितना हुआ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ईसोफेगस कितना बड़ा है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। आगे कितने टाइप हैं, यानी कि पार्ट कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं ईसोफेगस के। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सर्वाइकल, आपका थोरेक्स एंड आपका एब्डोमिनल पार्ट। समझ गए। 3 पार्ट हो गए, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमेन। सर्वाइकल कहां पे है, सर्वाइकल आपका फेरिंक्स पे है। फेरिंक्स एंड जो ईसोफेगस है जहां पर जुड़ता है उसका ये वाला पार्ट ही है सर्वाइकल, ठीक है। नेक्स्ट जो बीच का पोर्शन है ये, और लास्ट पार्ट है आपका एब्डोमिनल। तो जो एब्डोमिनल पार्ट है वो है आपका जहां पर स्टमक एंड ईसोफेगस जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट है एब्डोमिनल पार्ट, और अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को छोड़कर जो बीच का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है आपका थोरेसिक पार्ट। अब आप इस तरह समझ के चलिए, सर्वाइकल पार्ट है आपका जहां पर सर्वाइकल आपका प्रेजेंट है ये, ठीक है। थोरेसिक जहां पर आपकी थोरेसिक कैविटी है, ये सर्वाइकल कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी है। जहां पर थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट है वहां पर थोरेसिक पार्ट हो गया। एब्डोमिनल पार्ट में एब्डोमिनल कैविटी में जितना पार्ट गया वो हो गया आपका एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है। जो डायफ्राम से नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा वो है आपका एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है। अब समझिए, इट ट्रेवल्स थ्रू द नेक। सर्वाइकल पार्ट क्या है आपका, नेक यानी कि फेरिंक्स से जुड़ता है और कंटिन्यू होता है नीचे की ओर, वो है सर्वाइकल पार्ट। थोरेसिक पार्ट जो कि लोकेटेड होता है थोरैक्स में यानी कि थोरेसिक कैविटी में, और मोर स्पेशली इन द मिडस्टेनियम पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्डोमेन पार्ट। इट ट्रेवल पास थ्रू द डायफ्राम इनटू द एब्डोमेन रीच द स्टमक। अभी बताया कि जो डायफ्राम से नीचे की तरफ निकलकर पार्ट जाएगा वो है आपका एब्डोमिनल पार्ट, जो कि जुड़ता है स्टमक में। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट ईसोफेगस स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स क्या है, अब आप समझिए कि स्फिंक्टर्स क्या है। सबसे पहले तो स्फिंक्टर्स क्या है, एक बाल्ब की तरह है। बाल्ब मसल्स के
एक तरह से कह सकते हैं मसल्स के बने हुए बाल हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मींस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या बाल बंद हो जाएगा सिकुड़ कर, और रिलैक्स होगा बाल खुल जाएगा। समझ गए? तो स्फिंक्टर्स तो दो तरह के, दोनों साइड में स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ओपनिंग यानी कि अपर साइड एंड द लोअर साइड। पहला स्फिंक्टर जो कि अपर साइड में होगा आपका अपर इसोफेगल स्फिंक्टर एंड द लोअर साइड इज लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। अपर साइड में अपर एंड लोअर साइड में लोअर। अब आप समझिए कि दोनों जुड़े हुए कहां कहां पर है। अपर इसोफेगल स्फिंक्टर आपका फेरिंक्स एंड द सर्वाइकल पार्ट ऑफ इसोफेगल, बिल्कुल यहीं पर जुड़ा हुआ होगा। ये जहां पर दोनों आपस में लिंक होंगे वहीं पर आपके स्फिंक्टर प्रेजेंट होंगे, जो कि मस्कुलर स्फिंक्टर है, रिलैक्स हो सकते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो कि ओपनिंग को खोलने और बंद करने का कार्य करेंगे। कब? ये प्रेजेंट होता है आपका फेरिंक्स एंड द सर्वाइकल पार्ट पे, जिसे हम फेरिंगो इसोफेगल जंक्शन बोलते हैं। किस तरह से फेरिंक्स से जुड़ रहा है और इसोफेगस से जुड़ रहा है, तो जहां पर जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। उसी तरह से आपका फेरिंगो इसोफेगल जंक्शन एंड या फिर कह सकते हैं अपर इसोफेगल स्फिंक्टर, जुड़ने की वजह से जंक्शन हो गया। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? जुड़ने की वजह से जंक्शन हो गया और बाल्ब की वजह से स्फिंक्टर हो गया, पोजीशन सेम है। तो आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ इसोफेगस के जो फर्स्ट स्फिंक्टर है यानी कि अपर स्फिंक्टर है उसको क्या क्या बोलते हैं। अगर आपका समझिए कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अपर पार्ट स्फिंक्टर ऑफ द इसोफेगस, समझ रहे? तो अगर आपके ऑप्शन में नहीं है अपर इसोफेगल स्फिंक्टर तो क्या होगा? ऑप्शन में आपके हो सकता है फेरिंगो इसोफेगल जंक्शन, क्योंकि ये भी वही है। ठीक, इसका कार्य क्या है भाई? अगर इस बाल को दिया गया है कोई कार्य तो होगा ना, क्या कार्य है? इसका कार्य है फूड को स्वेल करना, यानी कि खाना को ओरल कैविटी से स्टमक की ओर भेजना। किस तरह से? जब तक आप खाने को चबाएंगे तब तक क्या होगा? बंद रहेगा। ठीक, जब आपने खाना निगला उस टाइम ओपनिंग खुलेगी और यानी कि रिलैक्स होगी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, और खाना आपका पाइप में चला जाएगा एंड फिर से बंद। ठीक, ये हो गया पर इसोफेगल स्फिंक्टर का कार्य। लास्ट है सेकंड है आपका लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। अब ये कहां पे प्रेजेंट है? अभी बताया था आपका, जो कि जुड़ता है आपके कहां पे? डायफ्राम से नीचे प्रेजेंट होता है, जो जुड़ता है आपका स्टमक पे। स्टमक के फर्स्ट पार्ट यानी कि कार्डियक पार्ट से जुड़ता है, और द लास्ट पार्ट ऑफ इसोफेगस जो कि है एब्डोमिनल पार्ट। तो कहां जुड़ रहे हैं? एब्डोमिनल पार्ट से जुड़ रहा है स्टमक पर, तो ये आपका हो गया लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। और दिस इज द यानी कि सॉरी जो कि जुड़ रहा है आपका कार्डियक पार्ट से, स्टमक के फर्स्ट पार्ट कार्डियक पार्ट से, तो इसको हम बोल सकते हैं कार्डियक स्फिंक्टर भी। क्या बोल सकते हैं? लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर ही है कार्डियक स्फिंक्टर। और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये आपको पता चल गया होगा, मीटिंग पॉइंट पर प्रेजेंट है एब्डोमिनल पार्ट के पर, और इसोफेगस के एब्डोमिनल पार्ट पर एंड द कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक के कार्डियक पार्ट पर प्रेजेंट है। इसको हम गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन भी बोलते हैं या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर तो बोलते हैं, लेकिन किस जगह पे प्रेजेंट है? आपका गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन पर। ये समझिए कहां प्रेजेंट है? ये गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन। अब आपको क्वेश्चन समझिए कि स्टमक के कार्डियक स्फिंक्टर कहां पर प्रेजेंट है? कार्डियक स्फिंक्टर जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है? लोकेशन
तो कहां पर है लोकेशन? गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन। समझ रहे हैं? गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन पर। अब गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन कैसे है? ये आपका गैस्ट्रिक पार्ट है स्टमक में, और इसोफेगस यहाँ आके जुड़ रहा है, तो क्या है? गैस्ट्रो इसोफेगल का जंक्शन हो गया। गैस्ट्रिक पार्ट है आपका स्टमक, गैस्ट्रिक जूस भरे होते हैं इस तरह से। फंक्शन क्या है आपके स्टमक के? सॉरी, पहले तो आप जान लीजिए कि लोअर स्फिंक्टर के कार्य करना है। खाना एक बार आ गया, खाना एक बार इसोफेगस में आ गया, इसोफेगस से कहाँ जाना है? स्टमक में। तो एक बार इसोफेगस से स्टमक में एंटर करने के बाद, इसोफेगस से स्टमक में एंटर करने के बाद बंद हो जाता है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि एसिड रिफ्लक्स से इरिटेशन हो सकता है इसमें। समझ रहे आप? ये एक मस्कुलर ट्यूब है, तो इसमें क्या हो सकता है? आप समझ रहे ना, मसल्स का अगर एसिड रिफ्लेक्शन हो तो मसल्स का क्या हाल होगा? तो मस्कुलर ऑर्गन है, तो जो स्टमक में आपके एसियल एसिड रिफ्लेक्शन होता है वो इसोफेगस में ना आने पाए, इसीलिए ये क्लोज हो जाता है, या फिर खाना वापस न जाने पाए। किस तरह से? वोमिटिंग क्या है? यहाँ पर प्रेशर बनेगा, इसको फोर्सफुली खोल दिया जाएगा, तभी तो आपकी वोमिटिंग होगी। यानी कि अगर आपके स्टमक में प्रेशर इतना हाई है जो कि इसको खोल के फोर्सफुली अपर साइड में प्रेशर होगा, तभी आपको वोमिटिंग आती है। तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाएगा, तभी तो प्रेशर बन रहा है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर आगे के जीआई ट्रैक्ट का ठीक होगा तो प्रेशर ऊपर जाने की बजाय नीचे कैरी होगा। तो क्या हुआ? आपका प्रेशर यहाँ बन गया, तो इसको फोर्सफुली ओपन करेगा, देन अपर साइड एंड द अपर इसोफेगल स्फिंक्टर फोर्सफुली ओपन, देन द वोमिटिंग। समझ गए? तो आप समझिए कि इसको बंद करने के कारण यही है कि एसिड रिफ्लेक्शन अपर साइड में ना हो। तो खाना एक बार स्टमक में पहुंच गया, देन द क्लोज, दिस इज द स्फिंक्टर। अब कार्य समझिए कि इसोफेगस के क्या कार्य हैं। इसोफेगस का एक ही कार्य है कि खाने या पीने की चीजों को स्टमक तक पहुंचाना। ठीक है, वो ओरल कैविटी से कैरी करके स्टमक तक पहुंचाना। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द प्राइमरी एंड द सिंगल यूज, यानी कि सिंगल कार्य है इस चीज का। समझ आ गया? फंक्शन समझ आ गया। नेक्स्ट है इसोफेगस को सप्लाई किस तरह से होती है? ब्लड की आर्टीरियल सप्लाई। सबसे पहले ब्लड की सप्लाई में आर्टीरियल सप्लाई, सेकेंड है वेन सप्लाई। आर्टीरियल और वेन में क्या अंतर है तो आप समझ ही गए होंगे। आर्टरी से क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की ओर जाता है, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट्स में जाता है। और आर्टरीज कैरी करती हैं मोस्टली न्यूट्रिशन सप्लाईज को, यानी कि एनर्जी भी चाहिए शरीर को, यानी ऑर्गन्स को भी एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई ना हो तो क्या होगा? ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, टिश्यू डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। तो आर्टरी की सप्लाई भी कंपलसरी है, एवरी टिश्यू, एवरी सेल्स, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आप समझिए कि आर्टीरियल सप्लाई जो कि इसोफेगस के अलग अलग पार्ट को अलग अलग आर्टरी से होती है। ठीक है, पहला पार्ट क्या था? सर्वाइकल पार्ट था इसोफेगस का, जिसको सप्लाई होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी के थ्रू। समझ रहे आप? इंफीरियर थायराइड आर्टरी के थ्रू सर्वाइकल पार्ट को सप्लाई होती है। दूसरा पार्ट क्या है? थोरेसिक पार्ट। तो थोरेसिक पार्ट को थोरेसिक ओर्टा, थोरेसिक ओर्टा जाता है हार्ट से, ओर्टा की ब्रांच है जो कि मेन ओर्टा है, उसकी ब्रांच है थोरेसिक ओर्टा, जो कि इसोफेगल आर्टरीज, जिससे इसोफेगल आर्टरीज थोरेसिक पार्ट की ओर जाती है, थोरेसिक पार्ट की ओर
इसोफेगल आर्टरी जाती हैं जो कि थोरेसिक ओर्टा से जुड़ी होती है। थोरेसिक ओर्टा मैंने बता दिया भी ओर्टा का पार्ट है, जो कि मेन ओर्टा है, उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसी का पार्ट है थोरेसिक ओर्टा। एब्डोमिनल पार्ट, थर्ड पार्ट इसोफेगस का एब्डोमिनल पार्ट, जिसको सप्लाई होती है ब्लड की लेफ्ट एंड शोर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू। लेफ्ट एंड शोर्ट जो गैस्ट्रिक आर्टरी आती है, गैस्ट्रिक आर्टरी कौन सी? गैस्ट्रिक आर्टरी आपकी जो स्टमक को सप्लाई करती है ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसी की ब्रांच है जो कि एब्डोमिनल पार्ट को भी सप्लाई करती है, क्योंकि एब्डोमिनल पार्ट सबसे नियरली प्रेजेंट होता है, मतलब कि आपके स्टमक पार्ट से आकर जुड़ता है। तो जो आर्टरी स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है, वही आर्टरी एब्डोमिनल पार्ट को भी इसोफेगस के ब्लड सप्लाई करती है। वेन सप्लाई, आर्टरी से ब्लड तो आ गया, अब वापस भी जाना है ना, तो अब थ्रू द वेन्स। सर्वाइकल पार्ट, पहला पार्ट जो कि आपके इसोफेगस का है, ड्रेन होता है इंफीरियर थायराइड वेन, जो कि थायराइड वेन है, इंफीरियर थायराइड वेन है, उसमें ड्रेन होता है सर्वाइकल पार्ट से ब्लड, सर्वाइकल पार्ट से आपका थायराइड वेन्स में ड्रेन हो रहा है। सेकंड पार्ट है थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक पार्ट का जो ब्लड ड्रेन हो रहा है आपका इंटरकोस्टल एंड ब्रोंकियल वेन्स में। ब्रोंकियल समझ रहे हैं? ब्रोंकियल वेन्स हैं जो कि आपके ब्रोंकाई को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो इंटरकोस्टल, कोस्टल जो है प्रेजेंट होते हैं आपके चेस्ट में, ब्रोंकियल इंटरकोस्टल चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर आपकी वेन्स प्रेजेंट होती हैं जिन पर ड्रेन होता है थोरेसिक पार्ट से ब्लड, जो कि जाता है इंटरकोस्टल एंड ब्रोंकियल वेन्स में। अगला एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट जो कि आपका स्टमक से ही जुड़ा हुआ है, तो कहां से उसमें ड्रेन होगा? गैस्ट्रिक आर्टरी से ही होगा। तो लेफ्ट एंड शोर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट एंड शोर्ट गैस्ट्रिक वेन जो कि ड्रेन, जिसमें ड्रेन होता है आपका एब्डोमिनल पार्ट से। ठीक है, आगे आपकी लास्ट में आई नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई किस लिए जरूरी है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सभी बॉडी ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन। और ब्रेन से क्या निकलती है? नर्व, जो कि सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक पूरा सिस्टमैटिक है, जो कि कंट्रोल करते हैं आपके बॉडी ऑर्गन्स को, ऑल द बॉडी पार्ट्स को इंक्लूडेड। तो नर्व क्या है? स्टिमुलेशन, यानी कि स्टिमुलेट करती हैं हर बॉडी पार्ट्स को अपने अपने कार्य करने के लिए। नर्व सप्लाई किस लिए जरूरी है? जिससे उनका सिस्टमैटिक कार्य बना रहे, यानी कि फंक्शन एक सिस्टमैटिक तरीके से होता रहे। अगर ब्रेन का कंट्रोल ना हो, आप समझिए ब्रेन क्या है? ब्रेन है राजा, क्या है? किंग है, जो कि सारी ऊर्जा को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन क्या है? किंग है, जो कि ऑल बॉडी पार्ट्स एंड द ऑर्गन्स इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन सबको अलग अलग जाके बताएगा, राजा अलग अलग थोड़ी बताता है, लिंक बने होते हैं। तो दिस इज द लिंक ऑप्शन, दैट इज द नर्व सप्लाई। समझ गए? एज ए कंप्यूटर इट इज द मदरबोर्ड एंड द ऑल SATA केबल इज कॉल्ड एज ए नर्व सप्लाई, यानी कि जितनी भी SATA केबल जुड़े होते हैं मदरबोर्ड से एंड थ्रू द आपके जितने भी क्या कह सकते हैं, उसमें जितने भी तरह की आपकी रैम रोम प्रेजेंट होती है, सबसे एज ए SATA जुड़ी होती है। इट इज द नर्व सप्लाई एज कनेक्टेड टू द मेन पॉइंट, इट इज द मदरबोर्ड एंड द ब्रेन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, दिस इज कॉल्ड नर्व सप्लाई। तो क्या नर्व सप्लाई क्यों जरूरी है? एक सिस्टमैटिक ढंग से कार्य करने के लिए उस ऑर्गन के। तो क्या नर्व सप्लाई होती है वेगस नर्व से, यानी कि इसोफेगस को ये ब्रांच है नर्व की, जो कि है वेगस नर्व।
वेगन नर्व के द्वारा इसोफेगस पार्ट को सिग्नल्स मिलते हैं। समझ आ गया? इसोफेगस के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, यानी कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं इसोफेगस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट वन क्या है? सीने में जलन होना। समझ रहे? सीने में जलन होना किस कारण से होती है? मेनली सभी दिक्कतें जो होती हैं एसिड के रिफ्लेक्शन के कारण होती है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो ये भी उसी के कारण होता है। हार्ट वन एक्यूट गैस्ट्राइटिस रिफ्लक्स, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ, अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस रिफ्लक्स होगा तब आपको हार्ट वन की प्रॉब्लम दिखाई देगी। अगला गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। समझ रहे? GERD का मतलब समझ रहे हैं? गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एक तरह की डिजीज है जिसमें गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन बार बार दिखाई देगा। बार बार आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स दिखाई देगा अपर साइड ऑफ द इसोफेगस, यानी कि इसोफेगस में ऊपर की ओर स्टमक से। ठीक है, आपका इसोफेजाइटिस का मीन्स है इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस। ये भी किस कारण से होगी? गैस्ट्राइटिस रिफ्लेक्शन के कारण, यानी कि गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन के कारण आपके इसोफेजाइटिस दिखाई देगा, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी इसोफेगस में। बैरेट्स इसोफेगस क्या है? इसोफेगस में क्रोनिक डिजीज ऑफ गैस्ट्रो रिफ्लेक्शन, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन की क्रोनिक डिजीज से बैरेट्स इसोफेगस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसोफेगल अल्सर मीन्स छोटे छोटे दाने बन जाते हैं आपके इसोफेगस के इनर लेयर पर। एसिड रिफ्लेक्शन जब आपके इसोफेगस में दिखाई देगा तो क्या? इरिटेशन ऑफ इसोफेगस दैट रिजल्ट इज अल्सर इन द इसोफेगस। समझ रहे? इसोफेगस में इरिटेशन से अल्सर हो जाएंगे आपके, यानी कि छोटे छोटे दाने हो जाएंगे इनर लेयर ऑफ द इसोफेगस। ये है इसोफेगस, इसमें क्या होगा? अंदर इस तरह से प्रेजेंट हो जाएंगे ये। समझ गए? नेक्स्ट है इसोफेगल स्ट्रक्चर मीन्स ये आपका इसोफेगस है, ये और आपका ये, तो क्या हो जाएगा? ये नैरो हो जाएगा इस तरह से, मीन्स ये आपका भर गया, मतलब कि छोटा होता चला जाएगा आपका इसोफेगस। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाएंगे इनर साइड ऑफ द इसोफेगस दैट कॉल्ड नैरोइंग द ट्यूब ऑफ इसोफेगस। नेक्स्ट है इसोफेगस कैंसर। अल्सर होने के बाद अगर उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, यानी कि ट्रीटमेंट न किया जाए क्रोनिक रिफ्लेक्स डिजीज का, ठीक है, अगर क्रोनिक रिफ्लेक्स डिजीज को आप इलाज करने से छोड़ दें, समझ रहे हैं, अगर इलाज ना कराएं तो क्या होगा? कैंसर बन जाएगा इसोफेगस का। मेलोरी वाइट टीयर क्या है? आप समझिए, ये इसोफेगस आपका, ये क्या होगा? ये टीयर हो जाएगा, टीयर इनर लेयर। तो क्या होगा? अपर जीआई ब्लीडिंग। आपने देखा कभी कभी उल्टी में खून दिखाई देगा, वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है, समझिए कि हो सकता है मेलोरी वाइट टीयर हुआ हो आपके इसोफेगस में। इसोफेगस में मेलोरी वाइट टीयर that is resulting the blood in the vomiting, that's result blood in the vomiting। ये लगातार नहीं, कभी कभी भी हो सकता है, और हो सकता है कि अगर टीयर इतना ज्यादा है कि हर वोमिटिंग में आपको
ब्लीडिंग दिखाई दे। तो आपको कॉम्प्लिकेशन समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आगे की वीडियो बनाने में हेल्प हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे की अच्छी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।